अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल। जी, इसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिसमें पता लगा था और ये प्रूव हो गया था कि डीएनए ही वो चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में ट्रांसफ़र होती है और उसकी बॉडी में चेंजेस जो है वो इंड्यूस करवा देती है। जिस तरह आपको पता है कि वायरसेस बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, तो जब वायरस जो है वो या जिस तरह हम इसमें एग्जांपल देखेंगे बैक्टीरियोफेज की, तो वायरस जब बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो वायरस की बॉडी से क्या चीज़ बैक्टीरिया की बॉडी में जाती है और बैक्टीरिया के अंदर डिजीज़ काज करती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली डीएनए होता है जो एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में ट्रांसफ़र होता है। अब शुरू में ये नहीं था पता शुरू में ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान जो है वो ट्रांसफ़र होती है, इन्फॉर्मेशन लेकर जाती है। तो इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फिर एक्सपेरिमेंट के बाद जो है ये प्रूव हो गया कि एक्चुअली डीएनए ही वो चीज़ है जो हेरिडिटी मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो काज करता है। इसके स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। ये एक्चुअली काम कर रहा था एक बैक्टीरिया के ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और एक्सीडेंटली काम एक्चुअली कुछ और कर रहा था, लेकिन इसने कुछ ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, और वो ऑब्जर्वेशन जो है वो आगे से डीएनए की हेरिडिटी मटेरियल जो है उसको प्रूव करने के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हुआ। अब क्या काम हो रहा था, ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द बैक्टीरिया कार्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी बैक्टीरिया है इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप है आपके पास एस टाइप और दूसरी टाइप है आर टाइप। एस टाइप को हम एस टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये स्मूथ कॉलोनीज बनाता होता है। जो एस टाइप बैक्टीरिया इनको हम एस टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको जब हम लेबॉर्ट्री में ग्रो करवाते हैं तो इनकी जो पेट्री डिश पर कॉलोनी बनती है वो बिल्कुल स्मूथ बनती है, तो इसलिए हम इसको जो है वो स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। और इसके बारे में मज़ीद हम देखें तो एस टाइप बैक्टीरिया जो है इनके बाहर एक पॉलीसेकेराइड का कोट होता है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखें कि ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब इसके बाहर ये देखें, ये जो ब्लू कलर का डार्क से कलर का कोट है ये पॉलीसेकेराइड का कोट है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया आपके पास एस टाइप है। ठीक है, फर्दर हम देखें, ये विरुलेंट होते हैं, ये डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। जो आर टाइप बैक्टीरिया हैं वो रफ़ कॉलोनीज बनाते हैं, इसलिए हम उनको आर टाइप कहते हैं, और इनके बाहर कोई पॉलीसेकेराइड का कोट प्रेजेंट नहीं होता। जी, यहाँ पर देखें, ये आपके पास जो है वो एस टाइप बैक्टीरिया था, ये आपके पास जो है वो आर टाइप बैक्टीरिया है। इसमें जस्ट जो है ये बैक्टीरिया, इसके बाहर कोई कोट जो है वो डार्क कलर का जिस तरह यहाँ था वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये आर टाइप बैक्टीरिया है, रफ कॉलोनीज बनाते हैं, कोई पॉलीसेकेराइड कोट इसके बाहर नहीं होता, और नॉन वीरुलेंट हैं, ये डिजीज़ काज नहीं करते। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया अगर इंजेक्ट किया जाएगा किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसमें डिजीज़ शो नहीं होगी। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, हम यहाँ पर इसको जो है 4 एक्सपेरिमेंट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या था उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है वो क्या होता है कि सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया कि एस टाइप बैक्टीरिया जो है उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, और माइस जो है उसकी डेथ हो गई ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि जो एस टाइप बैक्टीरिया है, क्योंकि ये विरुलेंट है, इनको जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस की क्या तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसमें क्या किया गया कि एक एस टाइप बैक्टीरिया जिसके बाहर पॉलीसेकेराइड का कोट है इसको इंजेक्ट किया गया इनटू द माइस। ठीक है, हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट इसमें जो एस टाइप बैक्टीरिया इसको माइस में इंजेक्ट किया, जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस की जो है वो डेथ हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये, इससे पता लगा कि जो एस टाइप बैक्टीरिया है ये डिजीज़ काज करता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो आर टाइप बैक्टीरिया है इसको जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो देखा गया कि माइस के अंदर कोई डिजीज़ यहाँ पे शो नहीं हुई। ठीक है, माइस जो वो हेल्दी रहा। अब इस एक्सपेरिमेंट से एक जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो निकला कि हो सकता है कि ये जो पॉलीसेकेराइड का कोट है ये डिजीज़ काज करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एस टाइप और आर टाइप में यही डिफरेंस था कि इसमें जो है वो पॉलीसेकेराइड का कोट है, इसमें पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं है। तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि मे बी ये पॉलीसेकेराइड का कोट जो है ये डिजीज़ काज करता है। अब इसको देखने के लिए कि क्या ये वाकई हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है, एस टाइप के बैक्टीरिया लिए गए और उनको हीट की मदद से कील कर दिया गया। ठीक है, अब देखें कि ये एस टाइप का बैक्टीरिया है जिसके अंदर, जिसको हम कहते हैं हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो एस टाइप बैक्टीरिया हीट किल्ड है। अब इसके अंदर जितना भी हिस्सा ये सारा किल हो गया हुआ है। ठीक है, सिर्फ इसके बाहर क्या है, पॉलीसेकेराइड का कोट। अब इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया ये देखने के लिए कि क्या पॉलीसेकेराइड का कोट जो है वो डिजीज़ काज करता है। देखा गया कि माइस के अंदर कोई डिजीज़ शो नहीं हुई। तो ये हाइपोथेसिस तुम्हारा गलत साबित हो गया कि जो पॉलीसेकेराइड का कोट है वो डिजीज़ काज करने में हेल्प करता है। तो पॉलीसेकेराइड कोट क्योंकि यहाँ मौजूद था उससे डिजीज़ काज नहीं हुई। अब नेक्स्ट एक लास्ट एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। इसमें डेड एस टाइप बैक्टीरिया
एंड लाइव आर टाइप बैक्टीरिया, इन दोनों को इकट्ठा माइस के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया गया। अब देखा गया कि देखें जो डेड एस टाइप बैक्टीरिया ये भी डिजीज़ काज नहीं करते और आर टाइप बैक्टीरिया ये भी डिजीज़ काज नहीं करते, दोनों डिजीज़ काज नहीं करते। लेकिन जब इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ हो गई, ठीक है। और इसके ब्लड के अंदर से एस टाइप बैक्टीरिया जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मिले। अब यहाँ से जो है वो अंदाज़ा लगाया गया कि हो सकता है कि इस डेड एस टाइप बैक्टीरिया में से कोई चीज़ गई है आर टाइप बैक्टीरिया में और उसने आर टाइप बैक्टीरिया को एस टाइप बैक्टीरिया में, लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया में चेंज कर दिया। मतलब यहाँ पे ये जो है वो अंदाज़ा लगाया गया है कि इस बैक्टीरिया से, डेड एस टाइप बैक्टीरिया से कोई सब्सटेंस गया है आर टाइप में, उसने आर टाइप के बाहर जो है यूँ प्रोटीन का कोड जो है बनाना शुरू कर दिया, जिससे आर टाइप जो है वो एस टाइप में क्या हो गए, चेंज हो गए, और उसने जो है वो फिर डिज़ीज़ जो है वो काज कर दी। अब ये चीज़ देखने के लिए कि वो क्या चीज़ है, ये देखने के लिए कि वो कौन सी चीज़ है जो डेड एस टाइप बैक्टीरिया में से आर टाइप में गई है, ठीक है। ये अब काफ़ी सालों तक जो है वो इसका पता नहीं लगा कि एक्चुअली वो क्या चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है। उसके लिए हम फर्दर जो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में जस्ट ये चीज़ क्लियर हुई है कि एक ट्रांसफार्मिंग एजेंट होता है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है और उसकी बॉडी को चेंज कर देते हैं। अब यही एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको हम यहाँ से जो है रिवाइज कर लेते हैं जी। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एस टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किए गए थे, माइस की डेथ हो गई थी ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग। सेकंड में आर टाइप बैक्टीरिया जब इंजेक्ट किए गए माइस के अंदर, तो माइस जो है वो जिंदा रहा, कोई डिजीज़ शो नहीं हुई। हाइपोथेसिस क्या बना कि मे बी द पॉलीसेकेराइड कोड इज़ नेसेसरी फॉर काजिंग द डिजीज़ जी। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया वाज इंजेक्टेड इनटू द माइस, उससे भी कोई डिजीज़ शो नहीं हुई, ठीक है, हीट किल्ड एस टाइप से, तो ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फोर्थ एक्सपेरिमेंट हीट किल्ड एस टाइप और लाइव आर टाइप बैक्टीरिया, इन दोनों को इंजेक्ट किया गया टुगेदर इनटू द माइस, और देखा गया कि माइस की जो है वो डेथ हो गई है और उसके ब्लड के अंदर लाइव एस टाइप बैक्टीरिया मौजूद है। कंक्लूजन क्या निकला कि समथिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेड एस टाइप बैक्टीरिया टू लाइव आर टाइप बैक्टीरिया एंड चेंज दैम इनटू द लाइव एस टाइप बैक्टीरिया, ठीक है, काजिंग द डिजीज़। अब ये वो जो चीज़ है इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं है, ये हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं उनका वर्क है ओसवाल्ड एवरी का, कोलिन मैकलोड एंड मैकलिन मकार्टी 1944, ठीक है। अब देखेंगे ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, इसके काफ़ी सालों के बाद ये सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया और इसमें जो है वो शो किया गया कि एक्चुअली वो कौन सी चीज़ होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो काज करती है। परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द बैक्टीरिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरह हुई है, ठीक है, वो किस वजह से हुई है। एक्सपेरिमेंट्स देखें, पहला एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ़ द प्रोटीन इज़ द काजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तीन चीज़ें जो है वो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हो सकती हैं, तीन चीज़ें में से कोई एक जो है वो ट्रांसफ़र हुई है इस बैक्टीरिया में से आर टाइप बैक्टीरिया में। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, या तो प्रोटीन ट्रांसफ़र हुई है, या फिर सेकंड आरएनए ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ होगी, क्योंकि प्रोटीन भी इंफॉर्मेशन लेकर जा सकती है, आरएनए भी जा सकता है और डीएनए भी जा सकता है। अब इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि बिल्कुल ऐसा ही एक मीडियम तैयार किया, मिक्सचर तैयार किया डेड एस टाइप का और लाइव आर टाइप का, ठीक है, यूँ इसका जो है मिक्सचर तैयार किया और यहाँ पर इस मिक्सचर के अंदर से 99.98% जो प्रोटीन्स हैं, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन इस मिक्सचर में से ख़त्म कर दी। अब देखें इस मिक्सचर में कोई प्रोटीन नहीं है, तो अगर प्रोटीन जो है वो ट्रांसफ़र हुई थी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, अब इस पूरे मिक्सचर में प्रोटीन तो है ही नहीं, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए। प्रिपेयर्ड अ मिक्सचर ऑफ डेड एस टाइप एंड लाइव आर टाइप बैक्टीरिया और रिमूव 99.98% ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द मिक्सचर में से टोटली प्रोटीन जो उन्होंने क्या की, ख़त्म कर दी। देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो गई है, मतलब प्रोटीन तो मौजूद नहीं थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, मतलब प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन काज नहीं करती। सेकंड एक्सपेरिमेंट में अगेन सेम मिक्सचर तैयार किया गया डेड एस टाइप का और लाइव आर टाइप का, और उसके अंदर से आरएनए को रिमूव कर दिया गया। रिमूव्ड आरएनए फ्रॉम द मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ आरएनएज एंजाइम की वजह से इस मिक्सचर में से जितना भी आरएनए है वो तमाम आरएनए ख़त्म कर दिया गया। अब अगर आरएनए जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा था तो फिर आरएनए तो ख़त्म हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। देखा गया कि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो गई है। लास्ट एक्सपेरिमेंट में प्रिपेयर किया दोबारा से वही मिक्सचर और इसमें से डीएनए को रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ डीएनएस।
अब डीएनए जब मिक्सचर में से ख़त्म हो गया तो देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुई। तो ये चीज़ साबित हो गई कि इस ऑर्गेनिज्म में से डेड एस टाइप में से डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं लाइव आर टाइप में। तो जब डीएनए ही आपने पूरे मिक्सचर में से ख़त्म कर दिया तो फिर डीएनए जब ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगी। इन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट क्या निकला कि डीएनए इज़ द एजेंट काजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक चीज़ है, यहाँ से साबित हो गई कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो काज कर रहे हैं। अब इसको मज़ीद आगे चलकर दोबारा से जो है वो प्रूव करने के लिए एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मज़ीद काम किया कि वाकई ये प्रूव हो जाए 100% कि डीएनए ही जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो काज करते हैं। तो यहाँ तक इनका जो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसी काम को डीएनए की हेरिडिटी नेचर होने को प्रूव करने के लिए दोबारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो एक्सपेरिमेंट किया गया एक वायरस पर जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जी, बैक्टीरियोफेज है, जैसे आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज है ये वायरस होता है जो बैक्टीरिया ईटिंग है, ठीक है, बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। तो एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज ने 1952 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑन वायरस बैक्टीरियोफेज, उसकी T2 फेज जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। अब ये वायरस है, आपको पता है ये जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो उसकी सरफेस बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है और अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है इनसाइड द बैक्टीरिया। अब उस वक्त जो है ये नहीं था पता कि वायरस जब बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो वायरस की बॉडी में से क्या चीज़ जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगी जो डिज़ीज़ काज करेगी। क्या वायरस की ये जो प्रोटीन की सारी बॉडी है ये बैक्टीरिया के अंदर जाती है या जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर जाता है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने वायरसेस तैयार किए, दो वायरस तैयार किए, दो मिक्सचर तैयार किए। एक जो वायरस का सॉल्यूशन था उसके अंदर ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर P32 जो फास्फोरस है रेडियो एक्टिव वो डाली गई है इनसाइड द डीएनए ऑफ द वायरस। जी, प्रेपरेशन देखें, दे यूज्ड रेडियो एक्टिव फास्फेट P32 टू लेबल द डीएनए ऑफ द वायरस, ठीक है। तो एक वायरस के डीएनए के अंदर, ये देखिए रेड कलर का जो आपको डीएनए नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो फास्फेट है, ठीक है, जो डीएनए में फास्फेट ग्रुप होता है उसके अंदर जो फास्फेट है वो कौन सी है, P32, और ये रेडियो एक्टिव है, ये जहाँ पर भी जाएगी हम इसको डिटेक्ट कर सकेंगे। इसी तरह एक दूसरा मिक्सचर तैयार किया एंड रेडियो एक्टिव सल्फर S35 टू लेबल द प्रोटीन कोड ऑफ द वायरस, ठीक है। तो वायरस के प्रोटीन कोड को लेबल करने के लिए जो है वो रेडियो एक्टिव सल्फ़र का इस्तेमाल किया गया कि ये जो वायरस है इसका ये बाहर वाला सारा प्रोटीन कोड, इसके अंदर प्रोटीन के अंदर आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर जो है वो सल्फ़र जो है वो एंटर करवाई गई S35 रेडियो एक्टिव। अब देखें, अगर प्रोटीन कोड कहीं पर जाएगा तो हम उसको डिटेक्ट कर सकेंगे इस वायरस का, और इस वायरस का अगर डीएनए कहीं जाता है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो डीएनए कहाँ जा रहा है, ठीक है। वायरसेस वर प्रिपेयर्ड कंटेनिंग P32 एंड S35 इन देयर डीएनए एंड प्रोटीन कोड रिस्पेक्टिवली। अब ये वायरस प्रिपेयर हो गए, प्रेपरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस जो है उसमें प्रोसीजर के इस वायरस को बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने देना है, ठीक है, उसको अलाउ करने के वो बैक्टीरिया पे अटैक करे। जी, जो प्रोसीजर की तरफ आते हैं, दे अलाउड द वायरस टू अटैक बैक्टीरिया, ठीक है, अटैक यहाँ पर आएगा, ठीक है, जो अटैच नहीं है, अटैच भी आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर वायरस अटैच होगा देन वो उस पर अटैक करेगा। तो बैक्टीरिया, तो वायरस ने जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, इस डायग्राम में आप देखें कि वायरस ने बैक्टीरिया के ऊपर जब वो अटैक कर रहे हैं उसके बाद बैक्टीरिया को अच्छी तरह जो है वो एजिटेट किया गया, हिलाया गया, वाइब्रेट किया बहुत तेज़ी से, ताकि बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज़ अटैच है, वायरस का कोई हिस्सा, कोई बॉडी पार्ट अगर अटैच है तो वो उतर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि क्या किया गया। सबसे पहले they allowed the virus to attack bacteria, then bacteria were strongly agitated to remove any virus from its surface। ऑब्जर्वेशन अब क्या की गई, जब बैक्टीरिया को सर्च किया गया, बैक्टीरिया के देखा गया, उसको ऑब्जर्व किया गया, तो बैक्टीरिया के अंदर ये वाला जो वायरस था जिसके डीएनए के अंदर फास्फोरस 32 थी, देखा गया कि इन बैक्टीरियाज के अंदर जो है वो फास्फोरस 32 हमें रेडियो एक्टिव मिली। मतलब एक चीज़ साबित हो गई कि बैक्टीरिया के अंदर जो चीज़ गई है वो क्या है, आपके पास वो डीएनए है जिसमें फास्फोरस 32 प्रेजेंट थी। और दूसरे जो वायरसेस थे जिनके बाहर जो प्रोटीन कोड था उसमें सल्फ़र 35 थी, देखा गया कि इन बैक्टीरिया के अंदर कोई सल्फ़र 35 रेडियो एक्टिव मौजूद नहीं थी। मतलब प्रोटीन कोड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं हुआ, बैक्टीरिया के अंदर एंटर होने वाली चीज़ एक्चुअली क्या है, डीएनए। तो ये चीज़ अगेन साबित हो गई कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है वो डीएनए होता है, प्रोटीन जो है वो नहीं होती। P32 DNA was found inside the bacteria,
while S35 protein coat was not inside the bacteria. Conclusion क्या निकला है? DNA is the material which is transferred from one body to another, so DNA is the hereditary material. तो यहाँ पर से ये साबित हो गया कि DNA ही है जो hereditary material है, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। अब इसमें हम जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि डीएनए के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए फ्रेडरिक मीस्टर साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन केमिस्ट था ये। इसने 1869 में ह्यूमन के न्यूक्लियस के अंदर, ह्यूमन के सेल के न्यूक्लियस के अंदर और फिश के स्पर्म के अंदर से एक वाइट कलर का सब्सटेंस जो सेपरेट किया, ठीक है। तो वाइट सब्सटेंस फ्रॉम ह्यूमन सेल न्यूक्लियस एंड फिश स्पर्म। इस साइंटिस्ट ने इस सब्सटेंस का नाम जो है न्यूक्लियन दे रख दिया, क्योंकि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड था, न्यूक्लियस के अंदर से निकला था, तो इस वाइट सब्सटेंस का नाम जो है वो न्यूक्लियन रखा गया। बाद में देखा गया कि इसकी जो नेचर है ये एसिडिक है, तो फिर कंप्लीट नाम क्या हो गया आपके पास? न्यूक्लिक एसिड। जी फर्दर देखें, इसमें कोई जो डीएनए पर न्यूक्लिक एसिड पर कोई काम नहीं किया गया अबाउट 50 ईयर्स तक, क्योंकि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो 50 सालों तक डीएनए के बारे में कोई जो है वो वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं किया गया। फिर एक साइंटिस्ट था P.A. लेविनी, फेबस एरोन लेविनी, इसने 1920 में डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं कि डीएनए के अंदर जो है वो क्या क्या होता है, कौन कौन से ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, अब न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी आ जाता है और आरएनए भी आ जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मिलके बना है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये भी हम स्ट्रक्चर आगे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए बनता है या आरएनए बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर होगी, सेकंड फास्फेट ग्रुप एक प्रेजेंट होगा, और थर्ड जो है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है जी। जो पेंटोज शुगर ये 2 तरह की होती है, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, एंड राइबोस। अब देखें डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस है, ठीक है। अगर ये पेंटोज शुगर है तो डीएनए बनेगा, अगर पेंटोज शुगर राइबोस है तो फिर आपके पास आरएनए बनता है। फास्फेट ग्रुप सिंपल है। नाइट्रोजनस बेसिस को मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्यूरीन्स एंड पायरीमिडीन्स। जो प्यूरीन्स होते हैं ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एडेनिन आता है एंड गवानीन आता है, और पायरीमिडीन्स है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें साइटोसिन आता है और थायमीन आता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर या तो डीऑक्सी, अगर हम डीएनए की स्टडी कर रहे हैं तो एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, एक फास्फेट ग्रुप होगा, और एक इसमें से नाइट्रोजनस बेस होगी, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अगर एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है तो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन है, अगर गवानीन का न्यूक्लियोटाइड है तो गवानीन है, साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड है तो साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस होगी, बाकी चीज़ें सेम होगी, और अगर जो है थायमीन का न्यूक्लियोटाइड है तो थायमीन जो है वो नाइट्रोजनस बेस होगी। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें, ये आपके पास एक पेंटोज शुगर है, इसमें 5 जो है वो कार्बन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। हम देखें इसको, फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ठीक है, ये वाला जो है आपके पास थर्ड कार्बन, दिस वन इज़ फोर्थ एंड दिस वन इज़ फिफ्थ। तो टोटल 5 कार्बन होते हैं पेंटोज शुगर में, ठीक है। इसके फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होती है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये आपके पास एक नाइट्रोजनस बेस है जिसको हमने एडेनिन जो है वो कहा हुआ है, एडेनिन का स्ट्रक्चर है ये। तो पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी, और पेंटोज शुगर के 5th कार्बन के साथ जो है वो फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। अब ये जब तीनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो हम कहते हैं ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। एक और चीज़ हम यहीं पर देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के अलावा एक वर्ड होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अगर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर सिर्फ इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये भी हम जो है वो डिफरेंस आ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यूँ एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, और ये न्यूक्लियोटाइड किसका है? एडेनिन का। अगर यहाँ पर थायमीन आकर लगती तो फिर थायमीन का न्यूक्लियोटाइड हो जाना था, ठीक है, सो ऑन। फर्दर हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में जुड़ते कैसे हैं। ये देखें, ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, सेम ऐसे ही के ऊपर नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है, इस तरफ जो है फास्फेट लगा हुआ है, 5th कार्बन के साथ फास्फेट अटैच है, ये 5 एंड है, और ये फर्स्ट कार्बन के साथ जो है बेस अटैच है, और एक कार्बन यहाँ पर है थर्ड वाली, ये इम्पोर्टेंट है,
ये जब दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो ये थर्ड वाली कार्बन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चेन बनाने में हेल्प करती है। हम इसको देख लेते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड ये ऊपर है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। अब होगा क्या कि थर्ड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये वाला, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो है वो यहाँ से यूँ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है तो ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक्चुअली ये वाला ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर OH प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी OH प्रेजेंट होता है। तो जब ये ऑक्सीजन जो है वो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से वाटर का मालिक्यूल जो है वो एक रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो वाटर मालिक्यूल के रिलीज़ होने के साथ ही यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। इस डायग्राम में आप देखें, ये ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड, ये नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का थर्ड एंड, ठीक है, ये वाला हिस्सा, वहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के साथ जो फास्फेट ग्रुप था, इन दोनों में जो है वो बॉन्ड बना, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ। अब ये देखें, यहाँ पर कार्बन है और ये ऑक्सीजन और ये फास्फेट। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एन एस्टर बॉन्ड, इसको हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह कार्बन, ऑक्सीजन एंड फास्फेट, दिस इज़ आल्सो एस्टर बॉन्ड। तो दो एस्टर बॉन्ड है तो हम कहते हैं कौन सा बॉन्ड है, फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम फास्फो डाई एस्टर लिंकेज भी कहते हैं, कि जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान फास्फो डाई एस्टर लिंकेज है वो डेवलप होती है। अब एक चीज़ गौर करें, दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ गए हैं, इस न्यूक्लियोटाइड का अगेन 5 एंड जो है वो फ्री है। ठीक है, ये फास्फेट ऊपर से न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो सकते हैं, और इस न्यूक्लियोटाइड का थर्ड एंड जो है वो क्या है, फ्री है। मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे से न्यूक्लियोटाइड के साथ भी अटैच होता है। तो यूँ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर एक लंबी सी चेन बनाते हैं जिसको हम DNA का स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, फर्दर हम देखें, इस डायग्राम में पहले आए तो ये आपके पास अगेन ये शुगर, पेंटो शुगर, फास्फेट, और इसके साथ नाइट्रोजन बेस कौन सी है, एडेनिन। ठीक है, फास्फेट जो है ये 5 एंड यहाँ पर होगा क्योंकि फास्फेट ऊपर है, नीचे 3 एंड के साथ जो है वो दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच है, ये गवानीन का न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद फिर जो है वो थाइमीन का न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद फिर एडेनिन का। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड के ज़रिए क्या हो गए, लिंक होते जा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रैंड बन गया आपके पास DNA का। हम DNA का यूँ जो है वो स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड होते हैं DNA के। ठीक है, अगर इन स्ट्रैंड्स को ओपन किया जाए तो एक स्ट्रैंड जो है वो यूँ और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो इस तरह होगा लहरा। अब ये जो एक स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड के अंदर होता क्या है, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इस स्ट्रैंड के अंदर अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स यूँ है वो आपस में अटैच होते हैं, इनके दरमियान में जो है वो बॉन्ड होते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो एक स्ट्रैंड ये हो गया DNA का। अब इसी तरह ये देखें, एक स्ट्रैंड ये है, इसकी डायरेक्शन क्या है कि 5 एंड ऊपर है और 3 एंड क्या है, नीचे। जो दूसरा स्ट्रैंड होगा DNA का वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें कि फास्फेट ऊपर है, यहाँ पर फास्फेट नीचे है। इसमें 3 एंड इस साइड पर होगा और 5 एंड जो है वो एक साइड पर होगा। मतलब DNA के जो दो स्ट्रैंड होते हैं, इसमें एक स्ट्रैंड जो है वो 5 एंड और इसका 3 एंड यूँ होता है, और दूसरे स्ट्रैंड का 3 एंड ऊपर होता है और जो 5 एंड है वो क्या होगा, वो नीचे होगा। तो यूँ जो है वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट होते हैं। अब देखें, यहाँ पर एडेनिन, इसके ऑपोजिट जो न्यूक्लियोटाइड है वो कौन सा है, थाइमीन। हमेशा एडेनिन का बॉन्ड जो है वो थाइमीन के साथ ही बनता है। अब इसको याद करने के लिए जो है वो वर्ड हम यूज़ करते हैं, एडमिशन टेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज, तो AT हमेशा जो है इकट्ठा होता है, और गवर्नमेंट कॉलेज GC जो है ये क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। और गवर्नमेंट जो G और C है इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और AT के दरमियान जो क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब इन बॉन्ड्स की वजह से DNA के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जो है वो यूँ लिंक हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यूँ DNA के स्ट्रैंड्स के दरमियान ये बॉन्ड होते हैं जिससे हमें एक लेडर लाइक सीढ़ी की तरह की अपीयरेंस है वो शो होती है। देखिए, एक स्ट्रैंड DNA का ये वाला है, दूसरा स्ट्रैंड DNA का ये वाला है। ठीक है, और उनके दरमियान जो है ये लेडर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो यूँ DNA कंप्लीट बनता है। देन ये DNA एक दूसरे के ऊपर कॉइल होता है और इससे ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमें अपीयर हो जाता है। तो ये आपके पास जो है वो DNA का कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाता है। हमने इसमें देखा है कि DNA जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, किस तरह वो सारे कंपोनेंट्स हैं वो आपस में मिलते हैं और मिलकर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। 3 कंपोनेंट, फास्फेट, एक शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये मिलते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है।
फिर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से मिलते हैं और एक डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। इसी तरह दूसरा स्ट्रैंड इसके ऑपोजिट एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होगा और दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए मिलते हैं और कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। फर्दर जो है वो वर्क है एडविन चार्गफ जो साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने बताया कि डीएनए के अंदर जितनी एडेनिन होगी उतनी ही थायमिन होगी। हमें पता है एडेनिन का थायमिन के साथ बॉन्ड होता है, तो डेफिनेटली जितनी एडेनिन है उतनी ही थायमिन है। और इसके अलावा जितनी गवानीन है उतनी ही क्या है, साइटोसिन। एडेनिन गवानीन की प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल होती है थायमिन साइटोसिन के, तो इनका नंबर जो है वो इक्वल होता है। साइंटिस्ट नेक्स्ट हमारे पास है रोजालिंड फ्रैंकलिन। इसने बताया कि डीएनए के अंदर जो डायमेंशंस हैं उसकी वो क्या है। इसने एक्सरे डिफ्रैक्शन से डीएनए की स्टडी की। एक्सरे डिफ्रैक्शन में होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल को डीएनए के ऊपर से बम्बार्डेड करवाया जाता है। मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सरे मॉलिक्यूल्स, इनको डीएनए के ऊपर से वो बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। ये मॉलिक्यूल जब ये फॉर एग्जांपल ले लें कि यूँ जो है वो ये एक्सरे के मॉलिक्यूल्स हैं वो आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स जब डीएनए के साथ जो है वो टकराते हैं तो यहाँ से ये डाइफ्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, डायरेक्शंस में जो है डाइफ्रैक्ट हो जाते हैं। और इनके डाइफ्रैक्ट होने की वजह से फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है उस पर इमेज बनना शुरू हो जाती है डीएनए की। तो उस इमेज से पता लगा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल हेलिकल जो है स्ट्रक्चर है। इसके बारे में देखेंगे किस तरह हुआ काम। बम्बार्डेड अ मॉलिक्यूल ऑन डीएनए, मॉलिक्यूल डाइफ्रैक्टेड ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड फॉर्म इमेज ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। कंक्लूजन क्या निकाली, डीएनए इसकी शेप एक हेलिकल है, यूँ हेलिकल हेलिक्स लाइक जो है शेप है इसकी। डायमीटर इसका 2 नैनोमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर डीएनए का कितना है, ये आपके पास 2 नैनोमीटर है। कंप्लीट हेलिकल टर्न आफ्टर एवरी 3.4 नैनोमीटर। अब एक चीज़ देखनी है कि यहाँ से लेकर, ठीक है, हम इसको देखेंगे यहाँ से लेकर ये वाला सारा और उसके बाद ये वाला सारा यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है कितना है, 3.4 नैनोमीटर। कंप्लीट हेलिकल टर्न का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर एग्जांपल एक सर्कल है, ठीक है, यूँ आप ले लें एक सर्कल है, इस सर्कल को आप कट करें दरमियान से, 2 हिस्से बन जाएंगे इसके, एक हिस्सा ये बन जाएगा और एक हिस्सा जो है वो ये वाला बन जाएगा। अब इस हिस्से को अगर हम नीचे यहाँ पर अटैच कर लें इस जगह पे यूँ, ठीक है, तो ये देखें ये कंप्लीट एक हेलिकल टर्न हो जाएगा कि ये एक पूरा सर्कल बना सकते हैं अगर ये एक दूसरे के आमने सामने होते। तो डीएनए में भी ऐसे ही है कि ये जो है वो इस तरफ को और ये फिर इस तरफ को, अगर इस हिस्से को काट के ऊपर ले आ जाए तो कंप्लीट एक जो है वो हेलिकल सर्कल सा बन जाता है। तो एक कंप्लीट हेलिकल टर्न जो है उसकी लेंथ कितनी है, 3.4 नैनोमीटर। मज़ीद अगर हम देखें तो 2 नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये कितना है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो कंप्लीट हेलिकल टर्न 3.4 नैनोमीटर और 2 बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर है। इसके अलावा डीएनए के अंदर 2 तरह की ग्रूव्स होती हैं, एक होती है माइनर ग्रूव और एक होती है मेजर ग्रूव। ये डीएनए का स्ट्रक्चर हम अगर ध्यान से देखें तो ये देखें ये वाला हिस्सा जो है ये छोटा है, ये जो ग्रूव है ये छोटी है, इसको हम माइनर ग्रूव कहते हैं। और ये जो ग्रूव है ये काफ़ी बड़ी है, दैट इज़ कॉल्ड द मेजर ग्रूव। इसी तरह ये ऑपोजिट में ये माइनर ग्रूव है और ये वाली क्या है आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर ग्रूव, अगेन माइनर ग्रूव और इसके ऑपोजिट यहाँ पर मेजर ग्रूव। तो डीएनए के अंदर ये ग्रूव्स होती हैं जिनको हम मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव कहते हैं। जी यहाँ तक जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर, केमिकल जो कंपोजिशन सारी वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जो डिटेल देखेंगे, देन आपका जो डीएनए का ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा।